मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा इलोंगेशन ऑफ अ बॉडी अंडर सेल्फ वेट। अगर किसी बॉडी में वो अपने सेल्फ वेट, उसका खुद का जो वेट है, इसमें हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसका जो खुद का वेट है उसके थ्रू वो कितना इलोंगेट होगी हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमारा होगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। जो हमारे बीम होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हमसे टॉपिक्स हम लिस्ट कर देते हैं कौन कौन सा हम पढ़ेंगे। अगर आपको जो भी हम लेक्चर्स अभी हमने पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं उनकी आपको पीडीएफ चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल गेट मैकेनिकल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है बार ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा होता है बार जिसको वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, या फिर हम उसको कॉनिकल बार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने बार बना रखा है। अब इसका यूनिट वेट हमारा लेमडा हमने मान रखा है। तो सबसे पहले इस यूनिट वेट जो हमने लेमडा मान रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वेट अपॉन एरिया इंटू लेंथ। यूनिट वेट हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वेट और उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी लेंथ। तो लेमडा की वैल्यू निकल गई। इसको इक्वेशन 1 बोलते थे। अब हमें पता है कि जो हम इलोंगेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई। बट इस केस में ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारा पी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। क्योंकि इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इतना ही वेट लग रहा है इसके नीचे वाले पार्ट का। अगर हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक का वेट लगेगा। तो इसका जो फोर्स वाला कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले केसेस में भी लिया है। क्योंकि स्मॉल कंपोनेंट लेके हमारा ये है कि इसमें फोर्स कांस्टेंट रहेगा। स्मॉल कंपोनेंट होगा तो इसमें फोर्स किसका लगेगा, फोर्स मैं आपको ग्रीन से जो मेंशन करता हूँ उस एरिया का पूरे का फोर्स लगेगा। क्योंकि उस कंपोनेंट में उसके नीचे जितना भी वेट है वही फोर्स लगाएगा। तो इतना पार्ट इसमें फोर्स लगाएगा आपका। इस कंपोनेंट की विड्थ आपको x कर देते हैं, इसके डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें, आपका जो टोटल डिफॉर्मेशन होएगा, x की वैल्यू 0 to L जाएगी, 0 to L। जो आपका P है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने यूनिट वेट करा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू A इंटू एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू A, ये टोटल वॉल्यूम निकल गया, इंटू हम लेमडा से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा, इंटू L जो भी हमारा ये है डिफॉर्मेशन, dx अपॉन A इंटू ई। जैसा आप देख सकते हैं A से A कट गया तो ये हमारा बचेगा 0 to L लेमडा x अपॉन ई dx। इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है हमारा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसको अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेमडा अपॉन ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x² अपॉन 2 लिमिट 0 to L। तो आपका जो इलोंगेशन है ये आपको हो जाएगा, लिमिट हम पुट कर देंगे तो L² अपॉन 2, तो इलोंगेशन आपको हो जाएगा लेमडा L² अपॉन 2e। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। कुछ चीज़ें इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये डिफ्लेक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। दिस elongation due to self weight is independent
of area of cross section of the बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी हम डिफॉर्मेशन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। लेमडा की वैल्यू जैसे हमें पता है W/AL है, W/AL लेमडा को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया L²/2E, L से L कट गया तो ये आ गया आपका हाफ WL/AE। तो लेमडा का दो फॉर्मूले हैं, एक आपका हम यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दूसरा हम टोटल वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू दी है आपको डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको दोनों फॉर्मूले याद होंगे। इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत इजी तरीका है कि जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसमें हमें बस हाफ लगा देना है और जो फोर्स है उसको टोटल वेट से सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉनिकल बार, elongation ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ अ कॉनिकल बार जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिंग होता है। सिमिलरली हमें इसमें भी एक यूनिट वेट ले रखा है, उसको हम लेमडा मान ले रहे हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट W है हमारा, वॉल्यूम क्या हुआ, कोन का वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होगा π/3 r²L, r²L। तो लेमडा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3W/πr²L। अलग से लिख देते हैं 3W/πr²L। सिमिलरली अब जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, इसमें भी हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे और जो ग्रीन से मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ वो एरिया इसमें पूरा लोड लगाएगा। इसकी थिकनेस आपकी dx होगी, इसकी लेंथ हमारी x होगी। तो आपको जो इलोंगेशन होगा अलोंग द लेंथ 0x L तक जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है P/dx/AE, हमें पता होता है कि इलोंगेशन वैसे हमारा क्या होता है PL/AE होता है। P के बदले हमारा आएगा यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, इस ग्रीन पार्ट का वॉल्यूम। तो ग्रीन पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा π/3 r(x), यहाँ पर x डिस्टेंस में जितना r होगा उसकी बात हो रही है, π/3 r² इंटू L इंटू dx, स्मॉल लेंथ के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr(x² इंटू E। आपका rx से rx कट जाएगा तो आपको बचेगा इंटीग्रेशन 0 to L π/3 लेमडा πe इंटू x dx। आपका इसमें पाई λ/3 πe, पाई से पाई भी कट ही जाएगा आपका, x²/2 विथ 0 to L। तो आपका इलोंगेशन कितना होगा λ/3e L²/2, जो वैल्यू आपकी आ जाएगी सॉल्व करके λL²/6e। तो आपका डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या आएगी λL²/6e।
सिमिलरली जैसे हमने पिछले में हमने लेमडा को सब्स्टिट्यूट करा था, इसमें भी हम उस लेमडा को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेमडा इज इक्वल्स टू 3w अपॉन पाई r स्क्वायर l, या फिर हम इसको a भी लिख सकते हैं। इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। मतलब सेम ही एक्सप्रेशन आ गया हमारा डब्ल्यू एल अपॉन AE जो पिछले केस में आया था। तो हम सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा हमारा इक्वल टू हाफ डब्ल्यू एल अपॉन AE है। ये भी आप देख रहे होंगे इंडिपेंडेंट है एरिया के, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर सेल्फ वेट में अगर आप कॉनिकल बार में करते हैं, अब दो पार्ट है, जैसे आपका एक में आपका आता है लेमडा एल स्क्वायर बाई 2e और हाफ डब्ल्यू एल बाई ए। इस वाले में भी आपका हाफ डब्ल्यू एल बाई ए तो सेम ही है, पर लेमडा एल स्क्वायर बाई 6e है, 1/3 है, जो कि नॉर्मल बार से था कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम को। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या होती है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ना हमें एक एडिशनल इक्वेशन की ज़रूरत होती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा। जैसे कि हमने डायग्राम बना रखा है, इसमें अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर हम सिर्फ देखें और इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती है वो क्या होती है हमारी, फर्स्ट होती है हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम इक्वल करके ज़ीरो करते हैं, वर्टिकल फोर्स को ज़ीरो करते हैं और मूवमेंट को ज़ीरो करते हैं। इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो करके तो हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी r1 प्लस r2 इक्वल टू p। तो वर्टिकल फोर्स हम ज़ीरो करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, और मूवमेंट क्योंकि ये एक ही लाइन के अलॉन्ग फोर्स है तो इनका मूवमेंट भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, मूवमेंट भी इनका ज़ीरो होगा एक पॉइंट का। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अननोन्स दो है, r1 एंड r2, और नंबर ऑफ इक्वेशन सिर्फ एक ही है। तो हमें एक और इक्वेशन पता होनी चाहिए इन दो अननोन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होती है तभी हम अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इस बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर r2 फोर्स लग रहा है आपका, प्लस यहाँ पर आपका r1 फोर्स लग रहा है। आपकी लेंथ ये a है और ये लेंथ आपकी b है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं जो इंटरफेस है इसमें r1 प्लस r2 लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और r1 प्लस r2 p के बराबर है। तो ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वो एकदम सही है। अब देखिए कि जो r2 फोर्स है ये इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है और r1 फोर्स इस बॉडी को कंप्रेस करने की कर रहा है कोशिश, पर जो इनका रिजल्टेंट है वो हमारे ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि जो बार है इसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है, ये बार के दोनों एंड्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी r2 हमें इलोंगेट कर रहा है, जो कि r2a जो हमारी इसकी लेंथ है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन e, इसने इलोंगेट करा, माइनस ये इसको कंप्रेस भी कर रहा है, ये आपका ज़ीरो है। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी r2a अपॉन AE इक्वल टू r1b अपॉन AE। तो ए से ए आप कैंसिल कर देंगे तो r1 अपॉन r2
आपका A अपॉन B हो जाए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा हमें पता है कि R1 प्लस R2 हमारा P है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ऑन सॉल्विंग 1 and 2 we will get, so R1 की वैल्यू क्या होगी, A अपॉन A प्लस B इंटू P। R2 की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन A प्लस B इंटू P। इस तरीके से आप थर्ड इक्वेशन जनरेट करके रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं, जो कि सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पॉसिबल नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अगर आपको ऐसे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गेट मैकेनिकल। थैंक यू।